जय हिंद फ्रेंड, ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे एक ताजा तरीन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का एक टॉपिक जिसका नाम है सैलिनिटी। सैलिनिटी ऑफ एशियन। हम सबसे पहले टॉपिक का नाम डालते हैं, देखिए ऑफ ओशियंस। समुद्र खारा क्यों है, समुद्र में खारापन क्यों है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी होती क्या है? ज्योग्राफी का हिंदी मतलब होता है भूगोल। भूगोल हमारे आसपास चारों तरफ है। आप अगर अपने घर पे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो आपके पास मिट्टी है, पेड़ है, पहाड़ है, बादल है, नदियां है, समुंदर आसपास है। ये सब क्या है? ये सब ज्योग्राफी का ही तो पार्ट है। तो हमको ज्योग्राफी रटना थोड़ी ना, हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं हमको उसी को बस देखना है और समझना है कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे इस टॉपिक में सैलिनिटी ऑफ ओशियन। समुद्र खारा क्यों है? आपने कभी समुद्र के किनारे जाके देखा है समुद्र खारा क्यों है? इसके बारे में अपने सोचा कि आखिर समुद्र में इतना नमक डाल किसने दिया? किसने नमक डाला है कि नमक बढ़ता जा रहा है? क्या है फैक्टर्स? कौन कौन से फैक्टर इसके लिए इन्वॉल्व है? कौन कौन से तरीके हैं जिसको नमक निकाला जाता है? कौन कौन से तरीके हैं जहां कहीं समुद्र खारा है, कहीं खारा नहीं है? आप मुझसे ये बताइए कि जो नदी हमारे आसपास है, जो आपके घर के बगल में, आपके इलाके में, आपके जान पहचान के क्षेत्रों में जो नदियां हैं, उन नदियों में खारापन होता है? यस या नो का जवाब दीजिए। सोचिए, आपके आसपास जो नदी है उसमें खारापन है, उस पानी में खारापन है कि नहीं है? अगर आप कहते हैं कि नो, अगर आप क्या कहते हैं नो, अगर आप कहते हैं नो तो आप सरल सर गलत है। रिवर्स में भी खारापन होता है, यानी कि जो नदियां हैं उसमें भी खारापन होता है, लेकिन वो खारापन इतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि सीज में होता है। क्या है? सी या ओशियंस। सी या ओशियन में उतना खारापन होता है जितना नदियों में उतना नहीं होता है। आप सोचेंगे हमने नदियों का पानी पी के देखा है, कभी कभी खारापन नहीं होता है। तो देखिए, उसकी जो पीपीटी, जो साल्ट को मेजर किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? पीपीटी मॉडल। पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड। पार्ट्स पर थाउजेंड, 1000 पार्टिकल्स में, मान लीजिए कोई पार्टिकल्स 1000 है, 1000 में कितने साल्ट के पार्टिकल है? कितने हैं? साल्ट के कितने पार्टिकल हैं? इसको पीपीटी मॉडल की साल्ट की प्रेजेंस को किसी भी बॉडी में पीपीटी मॉडल में उसको मेजर किया जाता है। क्या किया जाता है? पीपीटी मॉडल। तो हम सोचते हैं कि आखिर ये नदियों में या समुद्रों में इतना नमक आ कहां जाता है? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब देखिए होता क्या है, समुद्रों में या नदियों में खारापन आता क्यों है? एक आप बात याद रखिए, खारापन आता है जमीन के कारण। क्या होता है? खारापन क्यों आता है? लैंड की वजह से। लैंड की वजह से खारापन आता है। आप ये सोचेंगे कि जमीन की वजह से समुद्र खारा कैसे हो सकता है? आपने इसके बारे में कभी सुना है कि नदी की जमीन की वजह से क्या होता है? लैंड की वजह से समुद्र खारा होता है। आप सोचेंगे कि ये तो गलत बात है, हमने कभी ऐसे बारे में पढ़ा नहीं है। तो देखिए, मेन फैक्टर यही होता है, ज्योग्राफी में ये बताया गया है कि लैंड यानी कि जमीन की वजह से ही समुद्र खारा होता है। समुद्र के खारा होने के कारण लैंड यानी कि जमीन है। हम इसके बारे में अब समझते हैं कि लैंड की वजह से क्यों समुद्र खारापन कैसे होता है। इसके बारे में अब हम देखते हैं। हम देखते हैं लैंड यानी कि जमीन। लैंड्स किन किन चीजों से मिलकर बने होते हैं? आप ये बताइए, लैंड्स किन किन चीजों से बने होते हैं? हमने अपने लैंड्स चैप्टर्स में पढ़ा था, सॉइल्स के चैप्टर में, कि मिट्टी किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। अगर आपने सॉइल का चैप्टर नहीं देखा है तो सॉइल का जो वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप जाके देखिए, तब आपको और अच्छे से सॉइलिटी समझ में आएगी। तो सॉइल मेन किन 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 चीजों से मिलकर बना होता है? देखिए, या तो होगा सैंड हो गया, सैंड्स हो गया, ग्रेवल्स हो गए, या स्टोन्स हो गए। ये ग्रेवल्स सब इसी में इंक्लूड हो जाता है। या क्या होता है? मिट्टी में क्या होता है? मिनरल्स। क्या होते हैं? मिट्टी में क्या होते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स होने की वजह से, अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी जमीन है, मान लीजिए आपके पास एक क्या है, नमक का टुकड़ा है, या कोई ऐसा चीज है जिसमें नमक मिला हुआ है। अगर उसके आसपास आप पानी डालेंगे या उसमें पानी मारेंगे तो क्या होगा? कुछ समय के बाद पानी, जो नॉर्मल पानी था यानी कि नॉर्मल H2O था, वो धीरे धीरे उसमें खारापन आने लगता है। तो ठीक यही चीज फेनोमेना का अप्लाई होता है समुद्र के केस में, यानी कि ओशियंस के केस में क्या होता है। तो देखिए, यहाँ मैं बनाता हूं। अगर मान लीजिए एक कोई बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, और इसके आसपास पानी है, इसके आसपास क्या है? पानी है। तो ये पानी की जो बॉडी होगी इस लैंड से आके टकराएगी,
क्या होगा, इस लैंड के यहाँ से टकराएगी। तो इस लैंड में जो मिनरल्स होंगे, वो मिनरल्स जितने अलग अलग तरीके के साल्ट होंगे, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस लैंड बॉडी में जितने भी मिनरल्स होंगे वो क्या होगा, पानी के टकराने के कारण, कंटिन्यू पानी के टकराने के कारण इसके जो मिनरल्स होंगे पानी में क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे, क्या होंगे, पानी में घुलेंगे, जिसकी वजह से ये पानी होगा वो क्या होगा, खारा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए लैंड की वजह से, समुद्र की वजह से और नदी के जमीन की वजह से कैसे समुद्र या महासागर कैसे खारा होते हैं। तो ये आपने फैक्टर जाना कि जमीन की वजह से ही, जमीन में मिनरल्स प्रेजेंट होने के कारण, यानी कि साल्ट कंटेंट करने के कारण जो साल्ट का जो प्रॉपर्टीज है वो धीरे धीरे पानी में डिजॉल्व होने लगता है, यानी पानी में घुलने लगता है। और पानी में घुलने के कारण वो जो पानी है वो धीरे धीरे सलान यानी कि खारेपन की तरफ बढ़ती जाती है। अब हम देखते हैं कौन कौन से साल्ट पानी या लैंड में प्रेजेंट होते हैं, ओशियंस में प्रेजेंट होते हैं। तब तक वीडियो में आप बने रहिए। अब हम बात करते हैं डिजॉल्व ऑफ साल्ट इन अ सी वाटर, यानी कि समुद्र में कौन कौन सी मैक्सिमम अमाउंट्स में साल्ट यानी कि नमक डिजॉल्व होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका क्लोरीन आता है, उसके बाद सोडियम आता है, उसका सल्फेट, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट। ये सब क्या है, ये साल्ट के टाइप्स है। इस तरह इन इन सब मैक्सिमम अमाउंट और भी सारे होते हैं, लेकिन ये जो है ये मैक्सिमम यानी कि एक्सेस अमाउंट में इन सब की जो प्रॉपर्टीज होती है वो समुद्र के पानी में पाया जाता है। तो हमने अभी क्या सीखा कि समुद्र खारा क्यों होता है, क्योंकि वो अपना जो वाटर होता है वो लैंड से उसका वाटर टच करता है, जिसकी वजह से जो लैंड में मिनरल्स वगैरह है, साल्ट वगैरह है, वो धीरे धीरे पानी में डिजॉल्व होना चालू करते हैं, जिसकी वजह से वो होता है कि समुद्र जो होता है वो खारापन बढ़ता जाता है और समुद्र खारा होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिवर्स इतनी खारी क्यों नहीं है। अभी आपने बोला कि रिवर्स भी खारी होती हैं। रिवर इतनी खारी इसलिए नहीं होती है कि वो किसी स्पेसिफिक जगह से निकलती हैं और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो समुद्र में गिर जाती है। जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड से निकलने वाली नदियों को, उत्तराखंड से कोई नदी निकली, पहाड़ से निकली, वो उसके बाद आपको वो इंटर की कहाँ में, यूपी में इंटर की, यूपी में आने के बाद जहाँ चली गई बिहार में, बिहार क्रॉस करते बाद चली गई वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में क्रॉस करने के बाद चली गई बे ऑफ बंगाल में। तो ये 600-700-800 का किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल की कोई नदी। लेकिन ये सीज में क्या होता है, अगर मान लीजिए ये आपका साउथ क्या है, साउथ अमेरिका का ये, वो अगर माने आप रफली, देखिए ये सारे क्या है, साउथ अटलांटिक ओशियन है, या क्या है, ये साउथ अटलांटिक ओशियन है, ये साउथ पैसिफिक ओशियन है। तो ये जो समुद्र है, ये देखिए इतने बड़े हिस्से के जमीन के हिस्से को टच कर रही है। देखिए यहाँ हो सकता है कोई और मिनरल हो, यहाँ कुछ और मिनरल हो, यहाँ कुछ और मिनरल हो। तो समुद्र जो होता है वो किसी कॉन्टिनेंट के बड़े से पैमाने के लैंड को टच करता है, और उस लैंड में जो मिनरल्स होते हैं वो धीरे धीरे पानी में डिजॉल्व होना चालू करते हैं, जिसकी वजह से समुद्र खारा होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नदियां खारी इतनी क्यों नहीं है और समुद्र इतने खारे क्यों हैं। अब हम और फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि हम जब भी वीडियो पोस्ट करें नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बात करते हैं दुनिया की 3 सबसे सलाइन लेक्स यानी कि झीलें। देखिए सबसे पहले आपका आता है वेन लेक, उसके बाद आपका डेड लेक, उसके बाद आता है ग्रेट सलाइन लेक। ये आपका पीवाईक्यू में पूछ चुका है यूपीएससी में कि इसको अरेंज कीजिए, दुनिया की सबसे खारी झील कौन कौन सी। देखिए लेक वेन आता, वेन लेक आता आपका तुर्की। देखिए तुर्की क्यों है, देखिए पहले इसका नाम टर्की था, अब इसका नाम बदल के तुर्की हो गया है। तो इसका जो परसेंटेज होता है साल का 330% ज्यादा होता है। सोचिए हमने क्या देखा, साल को सैलिनिटी को किस में मेजर किया जाता है, पीपीटी, पार्ट पर थाउजेंड में। 1000 में कितने पार्टिकल्स हैं साल की, ये देखिए उससे 330 गुना ज्यादा खारा। सोचिए यहाँ कितना खारापन झील में होगा। उसके बाद आपका डेड सी, डेड सी के बारे में आपने सुना होगा, ये क्या है, इजराइल में है। डेड सी के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो देखिए डेड सी में, समुद्र में आप अगर तैरना नहीं जानते हैं तब भी आप उस समुद्र में तैर सकते हैं, यानी कि वाटर कभी आपको उस वो झील में जो पानी है वो आपको कभी डूबने ही नहीं देगा, क्योंकि वहां का जो वाटर है वो वहां पे साल कंटेंट ज्यादा है, जिसकी वजह से वो किसी भी ऑब्जेक्ट उसमें डूबने नहीं देता है, यानी कि उसको अपलिफ्ट हमेशा करता रहता है। उसके बाद तीसरा ग्रेट साल्ट लेक, यानी कि वेन लेक, डेड सी और ग्रेट साल्ट लेक जो कि यूएसए में है। ये दुनिया के 3 सबसे सलाइन लेक्स है, यानी कि
खारी झीलें हैं, इसको आप जरूर से जरूर याद रखें। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। अब हम और फैक्टर्स के बारे में देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं सैलिनिटी ऑफ ओशियंस या सी के बारे में। हम देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द सैलिनिटी ऑफ द सी या ओशियन, यानी कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं कि जो समुद्र है वो खारापन कितना हो गया या उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिए हमारे पास 6 फैक्टर्स हैं, आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर, उसके बाद रेनफॉल है, फिर इनक्लोज लैंड मास है, उसके बाद विंड्स है, उसके बाद ओशनिक करंट्स है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए रिवर्स है। अब हम देखते हैं टेम्परेचर, एक एक करके हम इसको हम समझते हैं। टेम्परेचर कैसे फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है सैलिनिटी ऑफ सी के लिए। टेम्परेचर यानी कि तापमान। आपको एक स्क्रीन पे वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा, आप इसको ध्यान से देखिए। हम क्या समझते हैं, जो हमारा देखिए जो सन होता है वो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ ही ऊपर नीचे होता है, यानी कि इसकी डायरेक्ट किरणें वहां पे पड़ती हैं 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में। तो होता क्या है, देखिए अगर टेम्परेचर जहां ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है वहां इवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण ज्यादा होगा। वहां क्या होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात, अगर वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो वो क्या साल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में घुले हुए हैं, और उन वाटर में घुलने के कारण अगर वो वाटर इवोपरेट हो रहा है तो साल्ट भी धीरे धीरे इवोपरेट होना चालू हो जाएगा। तो होता है इस कंडीशन में क्या है कि अगर इक्वेटर पे आप देखिए 0 डिग्री इक्वेटर पे, आप फिर से वो आप देखिए वर्ल्ड मैप, इक्वेटर पे आप देखेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज इक्वेटर पे पड़ती हैं, जितने भी लैंड बॉडी इक्वेटर पे पड़ती हैं, या लैंड बॉडी का मतलब है या उसका सी बॉडी का मतलब है, इन दोनों का कंपेरिजन समझिए, लैंड बॉडी और सी बॉडी, यानी कि जितनी भी झीलें या जितने भी नदी, जितने भी समुद्र, जितने भी जमीन पड़ती है, इन 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ में, मतलब जीरो इक्वेटर पे कोई भी आपको सलाइन सी, सलाइन लेक नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि कोई भी खारी झीलें और खारे समुद्र देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो होता क्या है, पानी इवोपरेट हो जाता है, जिसके कारण जो वाटर से जो कंटेन साल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो भी इवोपरेट हो जाने की वाष्पीकरण हो जाते हैं। तो ये होता है टेम्परेचर का फैक्टर्स, कि कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है सैलिनिटी ऑफ वाटर के, यानी कि वाटर के खारेपन को। तो टेम्परेचर के कारण पानी इवोपरेट होता है, जिसके कारण वहां पे सलाइन लेक्स या नदी नहीं बन पाती है। तो इक्वेटर पे जितनी भी आप देखेंगे, पूरे इक्वेटर पे अर्थ पे, वहां पे एक भी आपको सलाइन लेक देखने को नहीं मिलेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा रेनफॉल, यानी कि पानी कैसे सैलिनिटी को कम करता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आप एक ग्लास लीजिए, उसमें आप नमक डाल लीजिए, थोड़े सा पानी भरने के बाद आप ग्लास को आधा भरिए, उसमें थोड़ा नमक डालिए, तो आप क्या देखेंगे, अगर उस पानी को पिएंगे 1 चम्मच नमक डालने के बाद, तो पानी आपको ज्यादा खारा दिखेगा। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा खारा महसूस होगा आपको। लेकिन उसी ग्लास को आप पूरा भर दीजिए तो होगा क्या, जितनी, अगर मान लीजिए ग्लास इतना भरा था और जिस बार हम ग्लास में इतना भर दिए, तो होगा क्या, जो पानी का जो लेवल था वो बढ़ा, और जो नमक है वो उतना ही है। तो होगा क्या, जो नमक इतने पानी में था वो अभी इतने पानी में हो गया। तो होगा क्या कि पानी के पार्टिकल्स तो बढ़े, लेकिन जो साल्ट के पार्टिकल्स वो उतने ही रह गए। तो ऐसे ही कंडीशन होता है बारिश का। अगर मान लीजिए आपके आसपास कोई तालाब है, उसमें आप जाके 3 बोरी 4 बोरी नमक गिरा दीजिए, तो आप देखेंगे क्या, अगर हो सकता है कि उसमें हल्का सा खारापन आ जाए, लेकिन हो सकता है कभी बरसात हो जाए, तो होगा क्या, पानी का लेवल बढ़ जाएगा। क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, और जो साल्ट के पार्टिकल्स उस पानी में डिसॉल्व है वो तो पार्टिकल्स सेम ही रह गए। पानी का पार्टिकल्स बढ़े और साल्ट का पार्टिकल्स घटे, इसका मतलब क्या होगा, उसमें और हल्का सा डिसॉल्व होना चालू हो जाएगा, जिससे उसका खारापन कम हो जाएगा। तो आप ऐसे समझिए कि रेनफॉल कैसे, यानी कि बारिश इस तरीके से आपके सैलिनिटी ऑफ सी को फैक्टर्स को इन्वॉल्व करता है। अब देखते हैं इनक्लोज लैंड मास, यानी कि देखिए इनक्लोज लैंड मास से आप क्या समझते हैं, यानी कि ऐसी चीजें जो ऐसे लैंड बॉडी जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं और बीच में क्या है, समुद्र है। जैसे आप देखिए, आपका यूरोप देखिए और अफ्रीका देखिए, देखिए बीच में रेड सी है, मेडिटेरियन सी है, ब्लैक सी है ऊपर। तो होगा क्या, ये जो पानी के बॉडीज है, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, ये जो कई सारे, ये ज्यादा खारा होगा कंपेयर टू अदर ओशियंस के बारे में। अब इस फैक्टर के बारे में समझिए, क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर क्या होता है, फ्लो करता है, यानी कि गर्म टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ टेम्परेचर फ्लो करता है। लेकिन सैलिनिटी में इसका उल्टा है, लेस सलाइन से वाटर फ्लो करता है हाई सलाइन से, हाई सलाइन से, लेस सलाइन से हाई सलाइन। अगर कोई कम खारा है
तो वो उसका पानी मूव करेगा ज्यादा खारे की तरफ। और टेम्परेचर में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर कोई भी चीजें मूव करती हैं। तो अगर आप देखेंगे, आप इसको देखिए, आपके इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मैप। ये देखिए, एक आप यूरोप है, नीचे ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, बीच में मेडिटेरियन सी है। और इस साइड में आपका क्या है, इस साइड में आपका देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। तो मेडिटेरियन सी देखिए ऊपर आपका यूरोप से बॉडी, लैंड बॉडी से टच कर रहा है, नीचे क्या रहा है आपको अफ्रीका से टच कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जहां लैंड बॉडी ज्यादा होगी वहां मिनरल्स ज्यादा होंगे, और उसके पानी जो टकराएंगे उस लैंड बॉडी से, तो उसके जो मिनरल्स होंगे वो उस वाटर में डिजोल्व होंगे। और इधर आप नॉर्थ अटलांटिक सी को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जमीन बिल्कुल नहीं है, इसके कारण यहाँ लैंड बॉडी ज्यादा है। देखिए इसके कारण यहाँ पे लैंड बॉडी ज्यादा है तो सलाइन ज्यादा होगा, और इधर लैंड बॉडी कम है तो सलाइन कम होगा। तो इस फैक्टर की वजह से नॉर्थ अटलांटिक सी से पानी आपका मेडिटेरियन सी में फ्लो करते हुए आता है। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नॉर्थ अटलांटिक यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से पानी ट्रेवल करके कहा जाता है मेडिटेरियन सी में आता है, ना कि मेडिटेरियन सी से नॉर्थ अटलांटिक सी में जाता है। तो इस फैक्टर को आप देखिए कैसे वाटर फ्लो करते हैं सैलिनिटी के कारण, यानी कि खारेपन के कारण कैसे पानी फ्लो करता है। तो ये हो सकता है आपको ये तीसरा फैक्टर समझ में आएगा। अब देखते हैं विंड, हवाएं कैसे प्रभाव करती हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है, अगर कोई बॉडी है, कोई पानी का बॉडी का करने का मतलब है कोई लेक है या कोई समुद्र है, तो उसकी जो ऊपर की लेयर्स होती हैं उसमें मूवमेंट ज्यादा होता है। अगर आप समुद्र के किनारे गए होंगे या आपने डाइव किया होगा कभी समुद्र में, तो आप देखते हैं ऊपर की जो लहर्स होती हैं वो काफी तेज चलती हैं और नीचे पानी बिल्कुल शांत होता है। तो ऊपर की जो लहर, जो आपकी ऊपर की लेयर्स की जो वाटर है वो फ्लो करती क्यों, वो क्या करती है, ये हवा के मूवमेंट के कारण ऊपर हवाएं मूवमेंट करती हैं, जिसकी वजह से वहां की जो लहरें उड़ती हैं। तो ऊपर वाटर की ऊपर की लेयर मूवमेंट करती हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं ऊपर की लेयर जाके पानी से बॉडी से टकरा रही है, लैंड बॉडी से, उसकी सैलिनिटी को एब्जॉर्ब कर रही है और फिर वापस चली आ रही है। और कभी कभी ऐसा हुआ कि अगर हवाएं बहुत तेजी से चलेंगी तो ऊपर की जो लेयर्स है वाटर की, वाटर का लेयर का मतलब ऊपर की जो परत है वाटर की, यानी कि फर्स्ट लेयर, वो मूवमेंट करके कहीं और चली जाएंगी, जिससे सैलिनिटी कभी कम और सैलिनिटी कभी ज्यादा हो जाता है। तो ये है आपका वाटर्स का फैक्टर। ओशियंस करेंट्स क्या होते हैं इसको देखिए। विंड के फ्लो को ओशियंस करंट कहा जाता है ज्योग्राफी के लैंग्वेज में। जब हवाएं मूवमेंट काफी तेज करती हैं सेम डायरेक्शन में, विंड देखिए कभी नॉर्थ कभी साउथ डायरेक्शन में फ्लो करते रहती हैं, लेकिन जो ओशंस करंट होती हैं वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर की लेयर है वाटर की, जो पहली परत है यानी वाटर का जब पहला लेयर है, इसकी मूवमेंट चालू हो जाता है। तो ओशंस करंट का भी ज्यादा इफेक्ट करता है सैलिनिटी ऑफ वाटर में। उसके बाद देखते हैं आप रिवर्स। आप रिवर्स को कैसे समझते हैं। जाहिर सी बात है, हमने ग्लास का एग्जाम्पल लिया, तो नदियां कहाँ मिलती है, समुद्र में जाके मिलती हैं। नदियां कहाँ मिलती हैं, समुद्र में जाके मिलती हैं। तो नदियां समुद्र में जाके मिल रही हैं तो अपने साथ काफी सारा पानी लेके जा रही हैं, और एक बड़े से टब में एक जिसमें ऑलरेडी सलान यानी कि खारा है, उसमें आप एक बाल्टी पानी डाल देंगे तो खारेपन क्या होगा, कम हो जाएगा। होगा क्या, उसका खारापन कम हो जाएगा। ऐसे ही नदी, एक समुद्र का एक बड़ा सा टब है जिसमें नदी जाके अपना एक बाल्टी पानी गिरा दी, तो होगा क्या, उसका खारापन थोड़ा कम होगा। तो देखिए कैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, इनक्लोज लैंड मास, विंड, ओशियन करेंट्स और आपका रिवर्स फैक्टर्स इन्वॉल्व करती हैं सैलिनिटी ऑफ वाटर की। तो ये था हमारा सैलिनिटी ऑफ वाटर, यानी कि खारापन ऑफ समुद्र। समुद्र का खारापन कैसे कम और कैसे ज्यादा होता है, क्यों खारा होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और आप कुछ पूछना चाहते हैं जो टॉपिक्स में आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तब तक बन रहिए हमारे साथ। जय हिंद।